नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के ठीक 8 बजे थे। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित कपूर विला हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। बाहर एक के बाद एक लग्जरी कारें आ जा रही थी। अंदर नौकर चाकर भागते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उसी आलीशान बंगले की मालकिन थी सानवी कपूर। सिर्फ 28 साल की उम्र में वह अपने पिता राजीव कपूर की कंपनी कपूर इंफ्राटेक की मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी। मीडिया उसे बिजनेस क्वीन कहता था और यही बात उसके घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। सानवी को लगता था कि पूरे देश में उससे ज़्यादा अमीर और ताकतवर कोई नहीं है। वह अक्सर कहा करती थी, दुनिया में इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई औकात नहीं। राजीव कपूर कई बार उसे समझाते थे, बेटा पैसा हमेशा नहीं रहता, इंसानियत इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन सानवी कपूर हंसकर बात को टाल देती, कहती, डैड ये बातें गरीब लोगों को अच्छी लगती है, बिजनेस में सिर्फ पैसा चलता है। राजीव कपूर चुप हो जाते। उन्हें डर था कि कहीं एक दिन यही घमंड उनकी बेटी को बहुत बड़ा सबक न सिखा जाए। उसी दिन करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली के एक शानदार कारपोरेट ऑफिस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक युवा व्यक्ति खिड़की के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। उसका नाम था वीरेंद्र राठौर। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसने अपने दम पर ऐसा बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसके सामने कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी छोटी लगती थी। लेकिन दुनिया उसे शायद ही पहचानती थी क्योंकि उसने कभी मीडिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उसकी हर कंपनी किसी और नाम से चलती थी। उसकी एक खास आदत थी, वह किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले वहां काम करने वाले लोगों का व्यवहार खुद जाकर देखता था। उसका मानना था, जिस कंपनी में इंसान की इज्जत नहीं होती वह कंपनी चाहे कितनी भी अमीर क्यों न हो, एक दिन जरूर डूब ही जाती है। उसी समय उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी अभिषेक कमरे में आया। कहा, सर, कपूर इंफ्राटेक की फाइल। वीरेंद्र ने फाइल खोली। फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है, अभिषेक बोला, लेकिन अंदर की स्थिति ठीक नहीं है सर। मतलब? मैडम सानवी बहुत घमंडी है, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वीरेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। सुनकर फैसला नहीं करूंगा, इस बार खुद जाकर देखूंगा। अभिषेक हैरान रह गया। सर, फिर से नौकर बनकर? वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सूट पहनकर तो सब सम्मान देते हैं, फटे कपड़ों में इंसान की असली पहचान मिलती है। 2 दिन बाद कपूर विला के मुख्य गेट पर एक साधारण सा युवक हाथ में छोटा सा बैग लिए खड़ा था। उसने साधारण कुर्ता पायजामा पहन रखा था, पैरों में पुराने जूते थे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यही आदमी अरबों की कंपनियों का मालिक है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन है भाई? जी, काम चाहिए। गार्ड हंस पड़ा। ये कोई धर्मशाला है क्या? पास खड़े दूसरे गार्ड ने भी उसका मजाक उड़ाया। लगता है गांव से सीधा यहाँ चला आया है। वीरेंद्र शांत रहा। सुना था यहाँ नौकर की जरूरत है। तभी अंदर से हाउस मैनेजर रमेश बाहर आया। क्या शोर मचा रखा है? गार्ड बोला, सर, ये लड़का काम मांग रहा है। रमेश ने तिरस्कार से पूछा, क्या क्या काम आता है? जो कहेंगे सीख लूँगा, रमेश ने व्यंग्य से कहा। पहले कभी बड़े घरों में काम किया है? जी नहीं। फिर यहाँ क्यों आया? वीरेंद्र मुस्कुराया। सुना है बड़े घरों में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। रमेश और गार्ड जोर से हंस पड़े। ये बात तुम्हें किसने बताई? उसी समय एक चमचमाती काली कार बंगले के अंदर दाखिल हुई। सभी कर्मचारी तुरंत सीधे खड़े हो गए। कार का दरवाजा खुला। ऊंची एड़ी की सैंडल, महंगा डिजाइनर सूट, काले चश्मे और चेहरे पर घमंड। सानवी कपूर बाहर निकली।
वह चलते चलते रुक गई। उसकी नज़र वीरेंद्र पर पड़ी। ये कौन है? रमेश बोला, मैडम, नौकरी मांगने आया है। सान्वी ने बिना अभिवादन किए उसे सिर से पैर तक देखा, फिर होंठ सिकोड़कर बोली, ऐसे लोगों को देखकर ही बंगले की शान खराब हो जाती है। वीरेंद्र चुप रहा। सान्वी ने पूछा, नाम क्या है? वीरेंद्र, अगर यहाँ काम करना है तो याद रखना, यहाँ गलती की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। जी मैडम। और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात मत करना। जी। रमेश, अगर 2 दिन भी टिक गया तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना कहकर वह अंदर चली गई। रमेश ने एक पुरानी यूनिफॉर्म उसकी तरफ फेंक दी। जा, बदल कर आ। वीरेंद्र ने बिना कुछ कहे यूनिफॉर्म उठा ली। पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर उसने कपड़े बदले। तभी एक लड़की वहां पानी का गिलास लेकर आई। साधारण सलवार कमीज, चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह थी गौरी। भैया, पानी पी लीजिए। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर गिलास लिया। धन्यवाद। गौरी बोली, डरिए मत, पहले दिन सबको डांट पड़ती है। तुम्हें भी पड़ी थी? गौरी हंस दी। रोज पड़ती है। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। गौरी ने धीरे से कहा, एक बात कहूँ? हाँ। मैडम दिल से बुरी नहीं है, बस उन्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड है। वीरेंद्र ने पूछा, और तुम्हें? मुझे तो बस इतना पता है, भगवान ने सबको इंसान बनाया है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वीरेंद्र पहली बार किसी की बात सुनकर भीतर तक प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जिस इंसान को मैं खोजने आया हूँ उसकी पहली झलक शायद मुझे मिल गई। उसी समय अंदर से रमेश की तेज आवाज़ आई, ओ नए नौकर, कहाँ मर गया? वीरेंद्र तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँचा। रमेश ने झाड़ू उसके हाथ में थमा दी। पूरा हॉल चमकना चाहिए। जी। वीरेंद्र सफाई करने लगा। उतने में ही सान्वी सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके हाथ में महंगा इटालियन कॉफ़ी मग था। वह फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए तेजी से चली आ रही थी। अचानक उसका पैर कालीन के मुड़े हुए किनारे से टकराया। कॉफ़ी का थोड़ा सा हिस्सा उसके महंगे कपड़ों पर गिर गया। उसने बिना देखे गुस्से में चिल्लाया, ये किसने किया? सभी कर्मचारियों की नज़र एक साथ वीरेंद्र पर गई। रमेश तुरंत बोला, मैडम, नया नौकर है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैडम, कालीन पहले से मुड़ा था। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सान्वी ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। पहले ही दिन बहाने? पूरा स्टाफ सांस रोके खड़ा था। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ धैर्य था। और यहीं से कपूर विला में उसके कठिन दिनों की शुरुआत होने वाली थी। कपूर विला का विशाल हॉल बिल्कुल चमक रहा था। वीरेंद्र सुबह से बिना रुके काम कर रहा था। उसने हर कोना साफ कर दिया था। वह जैसे ही झाड़ू एक तरफ रखकर जाने लगा, तभी सान्वी ने अपनी कॉफ़ी के दाग की तरफ देखा। दाग बहुत छोटा था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत बड़ा था। वह तेज कदमों से वीरेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, मैडम, मैंने सिर्फ सच बताया था। सान्वी की भौहें तन गई। मतलब मेरी गलती थी? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहना चाहते हो? बस इतना कि कालीन पहले से मुड़ा हुआ था। अगले ही पल चटाक, पूरा हॉल उस तेज आवाज से गूंज उठा। सान्वी का हाथ वीरेंद्र के गाल पर पड़ चुका था। सभी कर्मचारी चुप थे। फिर अचानक कुछ लोग मुस्कुराने लगे। रमेश ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, 2 दिन भी नहीं टिकेगा। एक नौकर बोला, पहले ही दिन प्रसाद मिल गया। सबकी हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन वीरेंद्र अब अपना गाल सहलाता रहा। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। सान्वी ने घमंड से कहा, याद रखना बच्चू, यहाँ नौकरों की आवाज़ नहीं चलती। वह वहाँ से चली गई। वीरेंद्र धीरे धीरे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गया। गौरी ने जैसे ही उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा, उसकी आंखें भर आई। ये किसने किया? वीरेंद्र मुस्कुराया, कुछ नहीं, गलती हो गई थी। झूठ मत बोलिए, सच में। गौरी ने
रसोई से बर्फ लाकर उसके गाल पर रखी। इतना अपमान सहकर भी आप गुस्सा क्यों नहीं करते? वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। गौरी उसकी तरफ देखती रह गई। उसे पहली बार लगा यह आदमी साधारण नहीं है। अगले दिन सुबह 7 बजे सानवी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग थी। रमेश ने वीरेंद्र को आदेश दिया, मैडम का कमरा साफ कर। वीरेंद्र कमरे की सफाई कर ही रहा था कि सानवी अंदर आ गई। वह जल्दी में थी। उसने अपना हीरा जड़ा ब्रेसलेट ड्रेसिंग टेबल पर रखा और वॉशरूम में चली गई। उसी समय रमेश अंदर आया। उसने चोरी छिपे ब्रेसलेट उठाकर पर्दे के पीछे छुपा दिया, फिर बाहर निकल गया। कुछ मिनटों बाद सानवी वापस आई। उसने ड्रेसिंग टेबल देखी, ब्रेसलेट गायब था। उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? वीरेंद्र ने चौंक कर देखा। यहीं रखा था ना? जी मैंने तो छुआ भी नहीं, सानवी जोर से चिल्लाई। रमेश, सबको बुलाओ। कुछ ही देर में पूरा स्टाफ कमरे में था। सानवी ने गुस्से में कहा, अभी अभी मेरा डायमंड ब्रेसलेट चोरी हुआ है। सबकी नज़र वीरेंद्र पर टिक गई। एक नौकर बोला, मैडम नया आदमी है। दूसरा बोला, मुझे तो पहले से ही शक था। रमेश ने बनावटी दुख जताते हुए कहा, वीरेंद्र अगर गलती हो गई है तो अभी लौटा दो। वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, मैंने चोरी नहीं की। सानवी चीखी, झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर ब्रेसलेट गया कहाँ? मुझे नहीं पता। सानवी ने आदेश दिया, इसके कमरे की तलाशी लो। 2 कर्मचारी दौड़कर सर्वेंट क्वार्टर गए। उन्होंने पूरा कमरा उलट पुलट कर दिया, कपड़े फेंक दिए, बैग खोल दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वीरेंद्र फिर भी शांत खड़ा रहा। सानवी को लगा कि शायद उसने कहीं और छुपाया होगा। उसी समय गौरी धीरे धीरे कमरे में आई। उसकी नज़र पर्दे के नीचे चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह आगे बढ़ी और पर्दा हटाया। वहीं हीरे का ब्रेसलेट पड़ा था। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सानवी का चेहरा उतर गया। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। गौरी ने ब्रेसलेट उठाकर कहा, मैडम ये तो यहीं पड़ा था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। वीरेंद्र ने सिर्फ इतना कहा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने चोरी नहीं की। सानवी का अहंकार उसे माफ़ी मांगने नहीं दे रहा था। उसने ब्रेसलेट लिया और ठंडे स्वर में बोली, ठीक है जाओ अपना काम करो। बस इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। न सॉरी, न पछतावा, न शर्म। गौरी को बहुत बुरा लगा। वह धीरे से बोली, कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। वीरेंद्र मुस्कुराया। जिसे अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती उसे माफ़ी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। उस शाम राजीव कपूर ऑफिस से लौटे। उन्होंने देखा कि वीरेंद्र बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है। वे उसके पास गए। बेटा, नाम क्या बताया था? वीरेंद्र। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। वीरेंद्र ने सम्मान से सिर झुका दिया। कोई बात नहीं सर, राजीव कपूर बोले। अगर कभी कोई परेशानी हो सीधे मेरे पास आ जाना। जी। ऊपर बालकनी में खड़ी सानवी यह सब देख रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता एक नौकर से इतने सम्मान से बात कर रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, डैड भी ना हर किसी पर दया दिखाने लगते हैं। उसे क्या पता था जिस व्यक्ति को वह एक मामूली नौकर समझ रही है, उसी के एक फैसले से उसकी पूरी कंपनी का भविष्य तय होने वाला है। अगली सुबह कपूर विला में असाधारण हलचल थी। हर कर्मचारी इधर उधर दौड़ रहा था। आज सानवी कपूर ने अपने घर पर देश के बड़े उद्योगपतियों और विदेशी निवेशकों के लिए एक भव्य डिनर पार्टी रखी थी। अगर यह डील हो जाती तो कपूर इंफ्राटेक को हजारों करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था। रमेश ने सभी कर्मचारियों को लाइन में खड़ा किया। ध्यान से सुन लो, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसने वीरेंद्र की तरफ देखकर तिरस्कार से कहा, और तू जितना कम सामने आएगा उतना अच्छा रहेगा। कुछ कर्मचारी हंस पड़े। एक ने बोला, इसका चेहरा देखकर ही मेहमान भाग जाएंगे। दूसरा बोला, गांव वाला है, अंग्रेजी भी आती होगी क्या? सब हंसने लगे। वीरेंद्र चुपचाप अपनी ट्रॉली उठाकर अंदर चला गया। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूर खड़ी गौरी को
यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। शाम के 7 बजे पूरा कपूर विला रोशनी से जगमगा रहा था। देश के नामी बिजनेसमैन, विदेशी मेहमान और मीडिया के लोग एक एक करके पहुंच रहे थे। सानवी हर मेहमान का बड़े गर्व से स्वागत कर रही थी। उसने महंगी हीरे की साड़ी पहन रखी थी। वह हर किसी से एक ही बात कह रही थी, कपूर इंफ्राटेक कभी हारना नहीं जानती। उसी समय एक विदेशी निवेशक मिस्टर रिचर्ड अपने 2 साथियों के साथ अंदर आए। वे भारत में एक बहुत बड़ा निवेश करने वाले थे। राजीव कपूर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पार्टी शुरू हुई। हर तरफ संगीत, हंसी और बातचीत का माहौल था। वीरेंद्र बाकी कर्मचारियों के साथ मेहमानों को खाना और पेय परोस रहा था। कुछ देर बाद रिचर्ड ने एक मिठाई खाई। पहला निवाला लेते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने अपने गले को पकड़ लिया। उनकी सांस अटकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़े। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। ओ माय गॉड! कोई डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। सभी लोग घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। सानवी के हाथ पैर कांपने लगे। अगर विदेशी निवेशक को कुछ हो जाता तो न सिर्फ करोड़ों की डील खत्म हो जाती, बल्कि पूरी कंपनी बदनाम हो जाती। उसी समय भीड़ को चीरते हुए वीरेंद्र आगे आया। उसने एक नज़र रिचर्ड को देखा, फिर तुरंत समझ गया कि यह हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि खाने का एक टुकड़ा उनके गले में फंस गया है। उसने बिना समय गंवाए सही प्राथमिक सहायता शुरू की। कुछ ही सेकंड में रिचर्ड के मुंह से खाना बाहर निकल आया। उन्होंने गहरी सांस ली। पूरा हॉल राहत की सांस लेने लगा। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस भी पहुंच गई। डॉक्टर ने जांच करके कहा, अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो शायद मरीज की जान भी जा सकती थी। उन्होंने वीरेंद्र की तरफ देखकर कहा, जिसने इनकी मदद की है उसे प्राथमिक चिकित्सा की अच्छी जानकारी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई मेहमान वीरेंद्र की तारीफ करने लगे। एक उद्योगपति बोला, इस नौजवान ने तो आज कमाल ही कर दिया। दूसरा बोला, बहुत समझदारी दिखाई। राजीव कपूर गर्व से मुस्कुराए, बेटा आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सानवी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक नौकर सबकी नज़रों में हीरो बन गया। थोड़ी देर बाद रिचर्ड की तबीयत संभल गई। उन्होंने सबसे पहले वीरेंद्र को बुलाया। टूटी फूटी हिंदी में बोले, थैंक यू, यू सेव्ड माई लाइफ। उन्होंने अपनी जेब से एक महंगी घड़ी निकालकर वीरेंद्र की तरफ बढ़ाई। प्लीज़, ये मेरी तरफ से। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ कीजिएगा, मैंने इंसानियत का फ़र्ज निभाया है, उसकी कीमत नहीं ले सकता। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। रिचर्ड ने सम्मान से उसका हाथ मिलाया, लेकिन तभी सानवी आगे आई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने रिचर्ड से कहा, सर, यह तो हमारा नौकर है। शायद किस्मत अच्छी थी कि इसे ये तरीका आता था। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजीव कपूर ने बेटी की तरफ नाराज नज़रों से देखा। पार्टी खत्म होने के बाद रमेश गुस्से में वीरेंद्र के पास आया। बहुत हीरो बन रहा है ना? मैंने क्या किया? सबके सामने मैडम की इज्जत कम कर दी? मैंने तो सिर्फ मदद की। रमेश ने उसे जोर से धक्का दिया। अगली बार जहाँ कहा जाए वहीं रहना। वीरेंद्र संभल गया। उसी समय गौरी वहाँ आ गई। उसने पहली बार रमेश से ऊंची आवाज में कहा, गलती आपकी सोच में है, इन्होंने किसी की जान बचाई है। रमेश भड़क उठा, तू बीच में मत बोल। गौरी बोली, अगर आज ये नहीं होते तो शायद पूरे घर पर मुसीबत आ जाती। रमेश गुस्से से वहाँ से चला गया। रात के 11 बजे सभी कर्मचारी खाना खा रहे थे। गौरी ने देखा वीरेंद्र चुपचाप बैठा है। उसने पूछा, आज आपको बुरा लगा? वीरेंद्र मुस्कुराया, किस बात का? सबने आपकी तारीफ की, लेकिन मैडम ने। वीरेंद्र ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, जिस इंसान को अपने सम्मान की चिंता हो वह दूसरों का अपमान नहीं करता। मुझे दुख उनके व्यवहार का नहीं, उनकी सोच का है। गौरी उसे देखती रह गई। उसे यकीन होने लगा था यह आदमी किसी बहुत बड़े परिवार से है। उसके संस्कार, उसकी बातें, उसका धैर्य एक साधारण नौकर जैसा बिल्कुल नहीं था। उसी समय ऊपर अपने कमरे में सानवी अकेली बैठी थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, जब पूरा हॉल एक नौकर के लिए तालियां बजा रहा था। उसने गुस्से में मेज पर रखा क्रिस्टल का गिलास फेंक दिया। एक नौकर और इतनी तारीफ! उसके अहंकारी मन को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे नहीं पता था यही अहंकार बहुत जल्द उससे ऐसी गलती करवाने वाला है
जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। पार्टी को 3 दिन बीत चुके थे। विदेशी निवेशक सुरक्षित अपने देश लौट चुके थे और मीडिया में कपूर इंफ्राटेक की खूब चर्चा हो रही थी। हर अखबार में लिखा था, कपूर विला में एक कर्मचारी की सूझबूझ से विदेशी उद्योगपति की जान बची। हालांकि किसी ने उस कर्मचारी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन यह खबर सानवी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसे लगने लगा था कि घर के कुछ कर्मचारी अब वीरेंद्र की इज्जत करने लगे हैं और यह बात उसके अहंकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगली सुबह कपूर विला में एक बहुत ही महंगी इटालियन मूर्ति लाई गई। उसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी। सानवी ने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सभी सुन लो, अगर इस मूर्ति को किसी ने भी छुआ तो उसकी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सभी ने जी मैडम कहा। कुछ देर बाद गौरी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ से ट्रे छूट गई। ट्रे सीधी उसी मूर्ति की तरफ जा रही थी। गौरी डर के मारे चीख उठी, बचाइए। उसी समय वीरेंद्र बिजली की तरह दौड़ा। उसने मूर्ति को गिरने से बचा लिया, लेकिन खुद का संतुलन बिगड़ गया। वह फर्श पर गिर पड़ा। मूर्ति सुरक्षित थी। गौरी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद। लेकिन तभी सानवी वहां पहुंच गई। उसने सिर्फ एक ही दृश्य देखा। वीरेंद्र मूर्ति के पास खड़ा था। वह बिना कुछ पूछे चिल्लाई, मैंने मना किया था ना, इसे हाथ मत लगाना। गौरी तुरंत बोली, मैडम इन्होंने तो। चुप! सानवी ने गौरी को डांट दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? गौरी चुप हो गई। वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, मैडम मूर्ति गिर रही थी। लेकिन सानवी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। हर बार बहाना, हर बार सफाई। उसने गुस्से में वीरेंद्र की यूनिफॉर्म का कॉलर पकड़ लिया। पूरा स्टाफ इकट्ठा हो चुका था। रमेश के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे यही मौका चाहिए था। सानवी बोली, तुम जैसे लोग एहसान करके खुद को बड़ा समझने लगते हो। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ नुकसान होने से बचाया है। मुझे सिखाओगे? नहीं मैडम। फिर बहस क्यों कर रहे हो? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। मैं बहस नहीं कर रहा। गुस्से में सानवी ने उसे जोर से धक्का दिया। वीरेंद्र पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसका पैर सीढ़ी से टकराया और वह नीचे बैठ गया। गौरी दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन सानवी अभी भी गुस्से में थी। उसने झुंझलाकर कहा, उठो यहाँ से। जब वीरेंद्र उठने लगा तो सानवी ने झुंझलाहट में उसे अपने पैर से ठोकर मार दी ताकि वह जल्दी से हट जाए। यह देखकर पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। राजीव कपूर, जो उसी समय ऑफिस जाने के लिए नीचे आ रहे थे, यह दृश्य देखकर ठिठक गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सानवी। पूरा हॉल शांत हो गया। सानवी ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता उससे बहुत नाराज हैं। राजीव कपूर आगे बढ़े। उन्होंने वीरेंद्र को उठाया। चोट तो नहीं लगी बेटा? वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। राजीव कपूर ने बेटी की तरफ देखा। एक कर्मचारी से गलती हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। सानवी ने तुनक कर जवाब दिया, डैड, यह सिर्फ एक नौकर है। राजीव कपूर की आंखों में निराशा उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, यही सोच इंसान को छोटा बना देती है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। दोपहर में गौरी चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सर्वेंट क्वार्टर पहुंची। वीरेंद्र की कोहनी छिल गई थी। वह मरहम लगाने लगी। उसकी आंखें नम थी। आप हर बार चुप क्यों रह जाते हैं? वीरेंद्र मुस्कुराया। अगर मैं भी गुस्से में जवाब दूं तो मेरे और उनके बीच फर्क क्या रह जाएगा? गौरी बोली, लेकिन अपमान की भी एक सीमा होती है। वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ, और शायद वह सीमा आज पूरी हो गई। गौरी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मतलब? वीरेंद्र ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है इस घर की नहीं, इस कंपनी की असली परीक्षा लेने का। उसी रात सबके सो जाने के बाद वीरेंद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपना पुराना मोबाइल निकाला। वह साधारण मोबाइल नहीं था। उसमें एक सुरक्षित निजी नेटवर्क जुड़ा हुआ था। उसने सिर्फ एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, जी सर। वीरेंद्र बोला, अभिषेक? जी सर। कपूर इंफ्राटेक की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट आज रात मेरे पास चाहिए। सर, क्या अब ऑपरेशन शुरू किया जाए? वीरेंद्र की आंखों में एक अलग ही चमक थी। हाँ, अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का।
लेकिन याद रखना, मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यस सर। फोन कट गया। वीरेंद्र खिड़की के पास जाकर आसमान की ओर देखने लगा और धीरे से बोला, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं यह देखने आया हूँ कि क्या घमंड से भरा दिल भी कभी इंसानियत सीख सकता है। उसे नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह कपूर इंफ्राटेक पर ऐसा आर्थिक संकट आने वाला है जो सानवी के घमंड की नींव हिला देगा। अगली सुबह कपूर इंफ्राटेक के मुख्य कार्यालय में असामान्य हलचल थी। कर्मचारी एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, सुना है कंपनी का सबसे बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट रुक गया है। दूसरा बोला, अरे बैंक ने भी नया लोन रोक दिया है। तीसरा धीरे से बोला, अगर यही हाल रहा तो कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन अपने आलीशान केबिन में बैठी सानवी को अभी भी पूरा भरोसा था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोली, कपूर इंफ्राटेक को कोई नहीं डुबो सकता। उसी समय कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी मोहित मेहरा घबराए हुए अंदर आए। मैडम, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सानवी ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, अब क्या हो गया? हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की पेमेंट रोक दी गई है। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, 2 दिन में आ जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मैडम, सरकारी विभाग ने प्रोजेक्ट की दोबारा जांच शुरू कर दी है। सानवी का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। और 2 विदेशी निवेशकों ने भी अपना निवेश फिलहाल रोक दिया है। क्या? और मोहित की आवाज़ धीमी हो गई। बैंक ने अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। अब पहली बार सानवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसी समय कपूर विला में वीरेंद्र हमेशा की तरह पौधों में पानी दे रहा था। गौरी दौड़ती हुई आई। वीरेंद्र जी, क्या हुआ? मैडम सुबह से बहुत परेशान हैं। क्यों? सुना है कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे उसे यह खबर पहले से ही मालूम थी। दूसरी तरफ दिल्ली के एक गुप्त कॉन्फ्रेंस रूम में अभिषेक कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठा था। उसके सामने स्क्रीन पर कपूर इंफ्राटेक की पूरी रिपोर्ट खुली हुई थी। उसने वीरेंद्र को वीडियो कॉल किया। सर। हाँ अभिषेक, जैसा आपने अंदाज़ा लगाया था, कंपनी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखली की जा रही है। मतलब? किसी ने जानबूझकर गलत कॉन्ट्रैक्ट पास किए हैं। कौन? अभी नाम पक्का नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर का ही कोई बड़ा आदमी है। वीरेंद्र कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ध्यान रखना, किसी निर्दोष पर शक मत करना। जी सर। और एक बात। जी? कंपनी डूबनी नहीं चाहिए। अभिषेक मुस्कुराया। समझ गया सर, पहचान छुपाकर मदद करनी है। शाम को सानवी घर लौटी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पहली बार उसने किसी कर्मचारी पर चिल्लाया नहीं। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। राजीव कपूर उसके पीछे गए। क्या हुआ बेटा? सानवी की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दे रही थी। डैड, अगर अगले 10 दिनों में पैसा नहीं आया तो कंपनी की आधी मशीनें बंद करनी पड़ेगी। राजीव कपूर ने गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, बिजनेस सिर्फ अहंकार से नहीं चलता बेटा। सानवी झुंझला गई। डैड, अभी मुझे भाषण नहीं चाहिए। राजीव कपूर चुपचाप बाहर चले गए। रात के खाने का समय था। पूरा स्टाफ खाना खा रहा था। आज पहली बार सानवी ने कुछ नहीं खाया। वह डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए बैठी रही। वीरेंद्र दूर खड़ा यह सब देख रहा था। गौरी धीरे से बोली, लगता है मैडम सच में परेशान हैं। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो परेशानी भी बड़ी होती है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, इतना सब होने के बाद भी आपको उनकी ही चिंता है? वीरेंद्र मुस्कुराया। मुसीबत में पड़े इंसान से नफरत नहीं की जाती, उसकी मदद की जाती है। गौरी की आंखें भर आई। वह मन ही मन सोचने लगी, कैसा इंसान है ये, जिसे सबसे ज़्यादा अपमान उसी ने दिया और चिंता भी उसी की कर रहा है। उस रात करीब 12 बजे जब पूरा कपूर विला सो चुका था, वीरेंद्र चुपचाप बाहर निकला। बंगले से थोड़ी दूर एक काली लग्जरी कार उसका इंतजार कर रही थी। अभिषेक खुद गाड़ी से उतरा। गुड इवनिंग सर। वीरेंद्र ने साधारण नौकरों वाले कपड़ों में ही कार में बैठते हुए कहा, रिपोर्ट दिखाओ। अभिषेक ने टैबलेट खोल दिया। सर, अगर 24 घंटे के अंदर
500 करोड़ की व्यवस्था नहीं हुई तो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी और उसके बाद बाकी निवेशक भी भाग जाएंगे। वीरेंद्र ने बिना एक पल गंवाए कहा, हमारी होल्डिंग कंपनी के जरिए फंड तैयार करो। लेकिन सर, अगर इतना बड़ा निवेश हुआ तो लोग पता लगाने लगेंगे कि निवेशक कौन है। वीरेंद्र मुस्कुराया, निवेश किसी और नाम से होगा। जी सर, और याद रखना, कपूर परिवार को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी कंपनी को कौन बचा रहा है। यस सर। उधर उसी समय कपूर इंफ्राटेक के एक बंद कैबिन में कंपनी का मैनेजर रमेश किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, चिंता मत कीजिए, कंपनी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से टूट जाएगी। फोन के दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। बहुत अच्छा, तुम्हारा इनाम तैयार है। रमेश बोला, बस मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फोन कट गया। रमेश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे नहीं मालूम था कि उसी रात एक और इंसान उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए था और वह कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि वही गरीब नौकर था जिसे वह रोज बेइज्जत करता था। रात के 2 बजे थे। मुंबई की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। काली लग्जरी कार शहर के एक कारपोरेट टावर के सामने आकर रुकी। कार से साधारण कपड़ों में वीरेंद्र उतरा। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि यही इंसान देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। ऊपर 15वीं मंजिल पर उसकी निजी टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वीरेंद्र अंदर आया, सभी अधिकारी सम्मान में खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर। वीरेंद्र ने हाथ के इशारे से सबको बैठने को कहा। अभिषेक ने स्क्रीन ऑन की। सर, हमने कपूर इंफ्राटेक की पूरी जांच कर ली है। क्या मिला? समस्या बाहर से कम अंदर से ज़्यादा है। स्क्रीन पर कई दस्तावेज दिखाई दिए। अभिषेक बोला, पिछले 6 महीनों में कंपनी के 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर गलत कंपनियों को दे दिए गए हैं। किसने मंजूर किए? कागजों पर सानवी मैडम के साइन हैं। वीरेंद्र ने तुरंत बात काटी, लेकिन फैसला उनका नहीं होगा। जी सर, किसी ने उन्हें गलत सलाह दी है। अभिषेक ने अगली फाइल खोली और सर, हर फाइल में एक नाम बार बार सामने आ रहा है। कौन? रमेश। वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ गई। उसे पहली बार लगा कपूर विला का हाउस मैनेजर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उधर अगली सुबह कपूर विला में हमेशा की तरह काम शुरू हो चुका था। सानवी रात भर नहीं सोई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, लेकिन नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। राजीव कपूर उसके पास आए। कुछ खा लो बेटा। सानवी ने सिर हिलाया। भूख नहीं है। राजीव बोले, परेशानी से भागने से समाधान नहीं मिलता। सानवी ने थके हुए स्वर में कहा, डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। राजीव ने उसके सिर पर हाथ रखा। हर तूफान हमें कुछ सिखाने आता है। दूर खड़ा वीरेंद्र यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार सानवी के लिए दया जागी। उसी दिन दोपहर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपात बैठक बुलाई गई। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुख्य वित्त अधिकारी बोले, अगर अगले 24 घंटे में फंड नहीं मिला तो हमें 3 प्रोजेक्ट बंद करने पड़ेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय कंपनी के सचिव के हाथ में एक ईमेल आया। उन्होंने घबराते हुए कहा, मैडम। सानवी ने सिर उठाया। क्या हुआ? एक नई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हमसे संपर्क किया है। कौन सी कंपनी ने? VR ग्लोबल होल्डिंग्स। कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। ईमेल में लिखा था, यदि कपूर इंफ्राटेक अपनी ईमानदारी और कर्मचारियों की सुरक्षा बनाए रखने का वचन देती है तो हम प्रारंभिक सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार हैं। पूरा बोर्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। सानवी हैरान रह गई। ये लोग हैं कौन? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसे नहीं पता था VR का मतलब वीरेंद्र राठौर। उधर वीरेंद्र फिर से नौकर की वर्दी पहनकर बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। गौरी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी थी। वीरेंद्र जी, क्या हुआ? भगवान ने हमारी कंपनी की सुन ली। अच्छा, कोई बड़ी कंपनी 500 करोड़ लगाने को तैयार हो गई है। वीरेंद्र मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरी बोली, मैंने मंदिर में जाकर मैडम के लिए प्रार्थना की थी। तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता नहीं हुई? गौरी मुस्कुरा दी।
अगर कंपनी बच जाएगी तो हजारों कर्मचारियों के घर बच जाएंगे, सिर्फ मेरा नहीं। वीरेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, यही तो वह इंसानियत है जिसे मैं ढूंढ रहा था। शाम को सानवी पहली बार बगीचे में अकेली बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। वीरेंद्र वहां पौधों में पानी दे रहा था। अचानक सानवी बोली, सुनो। वीरेंद्र रुक गया। जी मैडम। तुम्हें क्या लगता है मुसीबत में इंसान का साथ कौन देता है? वीरेंद्र ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जिसने कभी आपका फायदा नहीं, आपकी इंसानियत देखी हो। सानवी कुछ पल तक चुप रही। उसे यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल को छू गया। उसी रात रमेश फिर उसी रहस्यमय व्यक्ति से मिलने गया। इस बार वह एक सुनसान गोदाम था। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने गुस्से में कहा, कपूर इंफ्राटेक को पैसे कैसे मिल गया? रमेश घबरा गया। मुझे नहीं पता सर। तो पता लगाओ। ये वीआर ग्लोबल कौन है? जी, और याद रखना, अगर कंपनी बच गई तो सबसे पहले तुम डूबोगे। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उसे क्या पता था, उसकी हर मुलाकात, हर फोन कॉल और हर साजिश किसी की नज़रों से बच नहीं रही थी। वीरेंद्र ने पहले ही अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया था। अब खेल बदल चुका था। घमंड का समय खत्म होने वाला था और सच का समय शुरू होने वाला था। सुबह के 6 बजे थे। कपूर विला में अभी ज़्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन वीरेंद्र हमेशा की तरह सबसे पहले उठ चुका था। उसने पूरे बगीचे की सफाई की, पौधों में पानी डाला और फिर चुपचाप मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कही, हे प्रभु, अगर किसी का घमंड तोड़ना हो तो उसका जीवन मत तोड़ना, उसे समझ देने का रास्ता दिखाना। उसी समय सीढ़ियों से उतर रही सानवी ने उसकी बात सुन ली। वह कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसे हैरानी हुई, इतना अपमान सहने के बाद भी ये मेरी भलाई की प्रार्थना क्यों कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग गया। उसने मन ही मन कहा, शायद दिखावा कर रहा होगा। उसी दिन कपूर इंफ्राटेक के ऑफिस में फिर एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। वीआर ग्लोबल की पहली फंडिंग कंपनी के खाते में आ चुकी थी। सभी डायरेक्टर राहत की सांस ले रहे थे। मुख्य वित्त अधिकारी बोले, मैडम, अगर यह निवेश नहीं मिलता तो आज कंपनी के कई प्रोजेक्ट बंद हो जाते। सानवी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या वीआर ग्लोबल के मालिक से बात हो सकती है? हमने कोशिश की, लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक ही है, क्या? वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। सानवी ने गहरी सांस ली। अजीब इंसान है। शाम को गौरी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उसकी उंगली चाकू से कट गई। आह! खून बहने लगा। बाकी कर्मचारी हंसने लगे। रमेश बोला, इतना सा तो कट है, नाटक मत करो। वीरेंद्र तुरंत दौड़कर आया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, बड़े आराम से पट्टी बांधी, फिर बोला, 2 दिन तक भारी काम मत करना। गौरी मुस्कुरा दी। धन्यवाद। दूर खड़ी सानवी यह सब देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, वीरेंद्र हर किसी की मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के। रात को राजीव कपूर अपने कमरे में बैठे पुरानी फाइलें देख रहे थे। वीरेंद्र पानी देने आया। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, बैठो बेटा। वीरेंद्र झिझक गया। सर, मैं यहीं ठीक हूँ, बैठो। वीरेंद्र बैठ गया। राजीव ने पूछा, तुमने पढ़ाई कितनी की है? वीरेंद्र हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ी बहुत। अंग्रेजी आती है? काम चल जाती है। उसी समय राजीव की मेज पर रखी एक विदेशी कंपनी का फाइल नीचे गिर गया। उसमें कुछ अंग्रेजी दस्तावेज थे। राजीव बोले, ये समझ नहीं आ रहे। वीरेंद्र ने अनायास ही फाइल उठाई। उसने एक नज़र पढ़ा और सहजता से कहा, सर, ये क्लॉज आपके खिलाफ हैं। अगर आपने इस पर साइन किए तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। राजीव कपूर चौंक गए। तुम्हें लीगल क्लॉज समझ में आ गया? वीरेंद्र को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने पहले कहीं काम करते हुए थोड़ा बहुत सीखा था। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। राजीव देर तक उसी दरवाजे की तरफ देखते रहे। उन्होंने धीरे से कहा, ये लड़का आखिर है कौन? उधर दरवाजे के बाहर खड़ी सानवी ने भी ये पूरी बातचीत सुन ली थी। वह सोच में पड़ गई। एक साधारण सा नौकर विदेशी कानूनी दस्तावेज कैसे समझ सकता है? उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसी रात अभिषेक का फोन आया। वीरेंद्र चुपचाप बंगले के पीछे वाले बगीचे में चला गया। हाँ अभिषेक। सर, बहुत बड़ी खबर है।
क्या रमेश के खिलाफ हमारे पास सबूत मिल गए हैं? किस बात के? वह प्रतिद्वंदी कंपनी सिंघानिया ग्रुप को कपूर इंफ्राटेक की गोपनीय जानकारी बेच रहा था। वीरेंद्र की आंखों में सख्ती आ गई। सबूत पक्के हैं? जी सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी सब हमारे पास हैं। अभी किसी को गिरफ्तार मत करना। क्यों सर? क्योंकि अभी असली खिलाड़ी सामने नहीं आया है। रमेश सिर्फ मोहरा है। समझ गया सर। अगली सुबह सानवी अपने ऑफिस जाने के लिए निकली। अचानक उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। ड्राइवर घबरा गया। उसी समय वीरेंद्र आगे आया। उसने बोनट खोला, 2 मिनट तक इंजन देखा, फिर एक छोटा सा कनेक्शन ठीक किया। कार तुरंत स्टार्ट हो गई। ड्राइवर हैरान रह गया। भाई, तुम्हें ये भी आता है? वीरेंद्र मुस्कुराया। थोड़ा बहुत सीख लिया था। सानवी कार में बैठ गई, लेकिन इस बार उसकी नजरें वीरेंद्र पर टिक गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। जिसे अंग्रेजी आती है, जो कानूनी फाइलें समझता है, जो गाड़ियों की तकनीक जानता है, जो प्राथमिक चिकित्सा भी जानता है, क्या वो सचमुच सिर्फ एक नौकर हो सकता है? लेकिन उसने तुरंत अपने विचार झटक दिए। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसे क्या पता था, कुछ ही दिनों में यही सवाल उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। अगली सुबह कपूर इंफ्राटेक के मुख्य कार्यालय में असाधारण हलचल थी। रिसेप्शन से लेकर बोर्ड रूम तक हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हर कर्मचारी एक ही बात कर रहा था, आज वीआर ग्लोबल के चेयरमैन आने वाले हैं। कहते हैं उन्होंने कभी मीडिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अगर वे निवेश वापस ले गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। बोर्ड रूम के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। कैमरे लगातार चल रहे थे। अंदर सानवी, राजीव कपूर, सभी डायरेक्टर और बड़े अधिकारी अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन सानवी का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, डैड, पता नहीं आज क्या होने वाला है। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच सामने आने से डरना नहीं चाहिए बेटा। उधर कपूर विला में रमेश मुस्कुराते हुए वीरेंद्र के पास आया। अरे वो नौकर। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। जी? रमेश ने ताना मारा। आज घर की सफाई अच्छे से करना। बड़े लोग ऑफिस में मीटिंग करेंगे। तुम जैसे लोग वहां जाने लायक नहीं होते। पास खड़े कर्मचारी हंस पड़े। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। तभी वीरेंद्र का फोन बजा। वह थोड़ा दूर जाकर बोला, हाँ अभिषेक। सर, सब तैयार है। मीडिया? हाँ सर। रमेश के सबूत स्क्रीन पर दिखाने के लिए तैयार हैं और वीआर ग्लोबल के सभी बोर्ड सदस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। उसने पहली बार अपनी नौकरों वाली वर्दी उतारी, बैग खोला। उसमें से गहरे नीले रंग का महंगा सूट निकाला, सफ़ेद शर्ट, रेशमी टाई, चमकते हुए जूते और हाथ में वही घड़ी जिसे कभी उसने इनाम के रूप में लेने से मना कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वह साधारण नौकर नहीं, एक प्रभावशाली उद्योगपति की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर काली बुलेट प्रूफ कार उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाजा खोला। वेलकम सर। कार तेजी से कपूर इंफ्राटेक की ओर बढ़ गई। उधर बोर्ड रूम में सभी लोग इंतजार कर रहे थे। घड़ी में ठीक 11 बजे दरवाजा खुला। सबकी नज़र उधर गई। सबसे पहले अभिषेक अंदर आया, उसके पीछे 3 बड़े विदेशी निवेशक और फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखा वीरेंद्र राठौर ने। पूरा बोर्ड रूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सानवी की आंखें फैल गई। उसके हाथ से पेन गिर पड़ा। ये राजीव कपूर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वीरेंद्र? रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभिषेक ने ऊंची आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। वीआर ग्लोबल होल्डिंग्स के संस्थापक और चेयरमैन श्री वीरेंद्र राठौर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी डायरेक्टर सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन सानवी वहीं जड़ बनकर बैठी रही। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। पहला थप्पड़, झूठा चोरी का आरोप, धक्का देना, अपमान करना, तिरस्कार करना और वह दिन जब उसने उसे ठोकर मारकर रास्ते से हटाया था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह बुदबुदाई, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वीरेंद्र ने बिना किसी घमंड के सबको नमस्कार किया, फिर शांत स्वर में बोला, बैठ जाइए। सब बैठ गए, लेकिन सानवी अब भी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
आप वही हैं? वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, हाँ वही नौकर जिसे आपने कभी इंसान समझने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनते ही सानवी की नजरें झुक गई। तभी अभिषेक ने स्क्रीन ऑन की। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कपूर इंफ्राटेक संकट में कैसे पहुंची। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। पहले वीडियो में रमेश गोपनीय फाइलों की फोटो खींच रहा था। दूसरे वीडियो में वह प्रतिद्वंदी कंपनी के एजेंट से पैसे ले रहा था। तीसरे वीडियो में उसकी फोन रिकॉर्डिंग सुनाई दी। कंपनी कुछ ही दिनों में टूट जाएगी। पूरा बोर्डरूम सन्न रह गया। राजीव कपूर गुस्से से कांप उठे। रमेश रमेश घबरा कर बोला, सर मैं। सिक्योरिटी। 2 गार्ड तुरंत अंदर आए। रमेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्डों ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते वह चीखा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बाहर ले जाया गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राजीव कपूर ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा अगर तुम चाहते तो हमारी कंपनी डूब जाती, फिर तुमने हमें बचाया क्यों? वीरेंद्र ने कुछ पल खामोशी रखी, फिर बोला, क्योंकि मैं किसी का पतन देखकर खुश होना नहीं सीख पाया। गलतियां इंसानों से होती है, लेकिन हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी उनकी गलती की सजा नहीं बननी चाहिए। यह सुनकर कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। सानवी फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस इंसान को उसने सबसे छोटा समझा, असल में वही सबसे बड़ा निकला। लेकिन वीरेंद्र के दिल में अभी भी एक फैसला बाकी था, एक ऐसा फैसला जो सानवी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। पूरा बोर्डरूम खामोश था। अभी कुछ ही मिनट पहले जिस नौकर को लोग तुच्छ समझते थे, आज वही सबसे बड़े निवेशक की कुर्सी पर बैठा था। और जिस लड़की को अपने करोड़ों पर घमंड था, वह सिर झुकाकर खड़ी थी। सानवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अहंकार पर आईना उसके सामने रख दिया हो। उसने कांपते हुए कदम बढ़ाए, फिर अचानक सबके सामने वीरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरा बोर्डरूम स्तब्ध रह गया। कभी किसी के सामने सिर न झुकाने वाली सानवी आज एक एक शब्द बोलने के लिए भी हिम्मत जुटा रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने आपको हर बार छोटा समझा, आपका अपमान किया, आपको थप्पड़ मारा, आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला भर आया। राजीव कपूर भी अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने वीरेंद्र के सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बेटा, गलती सिर्फ सानवी की नहीं बल्कि मेरी भी है। वीरेंद्र ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। सर, ऐसा मत कीजिए। राजीव की आंखें नम थी। अगर मैं अपनी बेटी को समय रहते सही संस्कार दे पाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कमरे में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, जो इंसान अपनी गलती मान ले वह आधा बदल चुका होता है। उसने सानवी की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे थप्पड़ नहीं गिने, मैंने सिर्फ ये देखा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है या नहीं। सानवी रोते हुए बोली, क्या क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यह सुनते ही सानवी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। लेकिन उसे नहीं पता था अभी उसके जीवन का सबसे कठिन पल बाकी था। 2 दिन बाद कपूर विला में एक छोटा सा धन्यवाद समारोह रखा गया। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। वही कर्मचारी जो कभी वीरेंद्र का मजाक उड़ाते थे, आज सम्मान से उसके सामने खड़े थे। रसोइया बोला, भैया हमें माफ़ कर दीजिए। माली बोला, हमने बिना जाने आपका मजाक उड़ाया। ड्राइवर ने सिर झुकाकर कहा, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सब बदल गए हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गौरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे खुशी भी थी और अजीब सी उदासी भी। उसने मन ही मन सोचा, अब ये इतने बड़े आदमी हैं, कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, फिर शायद कभी मुलाकात भी ना हो। उसने चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। उसी शाम बगीचे में हल्की बारिश हो रही थी। वीरेंद्र अकेले टहल रहा था। तभी सानवी धीरे धीरे उसके पास आई। आज उसने न कोई महंगे गहने पहने थे, न चेहरे पर घमंड था। वह बिल्कुल साधारण से कपड़ों में थी।
कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर सानवी बोली, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर। जब आपको पता था कि मैं आपको रोज अपमानित करती हूँ, फिर भी आपने मेरी कंपनी क्यों बचाई? वीरेंद्र ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, उसमें हजारों कर्मचारियों की मेहनत थी। अगर मैं तुम्हें सजा देता तो उनकी रोजी रोटी भी छिन जाती। सानवी की आंखें फिर भर आई। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। गलती सबसे होती है। लेकिन वह कुछ पल रुकी, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। वीरेंद्र शांत खड़ा रहा। सानवी ने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थी। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर वीरेंद्र ने बहुत शांत स्वर में कहा, सानवी, तुम बुरी इंसान नहीं हो। लेकिन सानवी की धड़कन तेज हो गई। लेकिन क्या? वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार दया से नहीं, सम्मान से जन्म लेता है। और जहाँ शुरुआत अपमान से हुई हो, वहाँ रिश्ता बनाना मेरे लिए सही नहीं होगा। सानवी का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मतलब, आपने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन अपना नहीं सकते? वीरेंद्र ने धीरे से कहा, माफ करना और जीवन साथी चुनना दो अलग बातें हैं। क्या? सानवी ने कांपते हुए पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? वीरेंद्र कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ दूर खड़ी गौरी की तरफ एक नज़र देखा, जो बारिश में भीगते हुए पौधों को अंदर रख रही थी। सानवी ने वीरेंद्र की नज़र का पीछा किया। उसने गौरी को देखा और उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अब समझ गई। किस्मत ने मुझे वही सजा दी है जिसकी मैं हकदार थी। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चली गई। वीरेंद्र उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक प्रार्थना थी, काश यह दर्द उसे हमेशा के लिए बेहतर इंसान बना दे। बारिश तेज हो चुकी थी और उसी बारिश में एक घमंडी लड़की का अहंकार पूरी तरह से बह चुका था। बारिश रुके 3 दिन बीत चुके थे। कपूर विला का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले कर्मचारियों के चेहरों पर डर दिखाई देता था, अब वहां सम्मान और अपनापन दिखाई देने लगा था। सबसे बड़ा बदलाव सानवी में आया था। अब वह हर कर्मचारी को नाम लेकर बुलाती थी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। अगर कोई गलती करता तो पहले उसकी बात सुनती। पूरा स्टाफ हैरान था। रमेश के जाने के बाद घर का माहौल जैसे बदल गया था। उस सुबह गौरी हमेशा की तरह मंदिर में दीपक जला रही थी। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस इंसान ने सबकी खुशियां बचाई, उसे हमेशा खुश रखना। उसी समय पीछे से वीरेंद्र की आवाज आई, अगर भगवान से मेरे लिए कुछ मांगना ही है तो एक चीज मांग लेना। गौरी मुस्कुराकर मुड़ी। क्या? वीरेंद्र ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। गौरी हैरानी से उसे देखने लगी। वीरेंद्र ने डिब्बा खोला। उसमें एक साधारण सी अंगूठी थी। कोई महंगा हीरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चे रिश्ते की निशानी। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, जब सब ने मुझे नौकर समझकर मेरा मजाक उड़ाया, तब सिर्फ तुमने मुझे इंसान समझा। जब सब ने मुझ पर शक किया, तब तुमने भरोसा किया। जब सब ने मेरा अपमान देखा, तब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सम्मान था। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल कहीं नहीं देखा। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मैं एक साधारण नौकरानी हूँ। वीरेंद्र मुस्कुराया, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दिल की अमीरी पर विश्वास करता है। गौरी ने रोते हुए हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद कपूर विला के बगीचे में बहुत ही सादगी से शादी का मंडप सजाया गया। न कोई दिखावा, न कोई बड़ी पार्टी, सिर्फ परिवार, कर्मचारी और कुछ करीबी लोग। वीरेंद्र ने जानबूझकर 5 सितारा होटल में शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर ने मुझे इंसानियत की सबसे बड़ी सीख दी, मेरी शादी भी वहीं होगी। शादी शुरू होने से पहले सानवी धीरे धीरे गौरी के पास आई। उसके हाथ में एक सुंदर सा लाल जोड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी तरफ से। गौरी झिझक गई। मैडम। सानवी ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसकी आंखें भर आई थी। नहीं, आज मुझे मैडम मत कहो। अगर हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लेना। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सानवी को गले से लगा लिया। पूरा माहौल भावुक हो गया। फिर सानवी धीरे धीरे सभी कर्मचारियों के सामने आई। उसने हाथ जोड़ लिए। मैं आज आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
पूरा स्टाफ चुप था। मैंने हमेशा पैसों को सबसे बड़ा समझा। जिसके पास दौलत नहीं थी उसे मैंने छोटा समझा। मैंने कई लोगों का दिल दुखाया, कई बार बिना गलती के डांटा, कई बार अपमान किया। अगर आप सब मुझे माफ़ कर सके तो शायद मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद सबसे पहले बूढ़े माली आगे आए। उन्होंने कहा, बेटी, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे भगवान भी माफ़ कर देता है। धीरे धीरे कर्मचारियों ने सानवी को माफ़ कर दिया। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसी समय राजीव कपूर मंच पर आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया। आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। सभी उनकी तरफ देखने लगे। आज से कपूर इंफ्राटेक और कपूर विला में एक नया नियम लागू होगा। कोई भी कर्मचारी, चाहे वह ड्राइवर हो, माली हो, सफाई कर्मचारी हो या कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी हो, सबके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाएगा। किसी का अपमान करने वाले पर सख्त कार्यवाही होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फेरे पूरे हुए। वीरेंद्र और गौरी ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। सबसे आखिर में दोनों सानवी के सामने पहुंचे। सानवी मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखें नम थी। उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, तुम सचमुच बहुत अमीर हो गौरी। गौरी हैरान होकर बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सानवी मुस्कुराई, तुम्हारे पास वो है जो मेरे करोड़ों रुपये से भी नहीं खरीद सके, इंसानियत। गौरी की आंखें फिर से भर आई। विदाई का समय आया। वीरेंद्र कार में बैठने लगा। अचानक उसने पीछे मुड़कर सानवी की तरफ देखा। सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। वीरेंद्र ने पूछा, किस बात का? सानवी बोली, मुझे मेरी सबसे बड़ी हार देने के लिए, क्योंकि उसी हार ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दे दी। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, दौलत से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन इंसानियत से बड़ा भी कुछ नहीं होता। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सानवी उसे दूर तक जाती हुई देखती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पछतावा कम और एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प ज्यादा था। कुछ महीने बाद कपूर इंफ्राटेक फिर से देश की सबसे सफल कंपनियों में शामिल हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी पहचान सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि कर्मचारियों के सम्मान से होती थी। हर नए कर्मचारी का स्वागत एक ही वाक्य से किया जाता था, इस कंपनी में आपका पद नहीं, आपका सम्मान सबसे बड़ा है। सानवी हर महीने कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनती थी। अब वह किसी को नौकर नहीं कहती थी बल्कि सहयोगी कहकर बुलाती थी। और जब भी कोई उससे पूछता, मैडम, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है, वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, जिस इंसान को मैंने सबसे छोटा समझा था वही मुझे सबसे बड़ा इंसान बनना सिखा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि इंसानियत उसे महान बनाती है। किसी की हैसियत उसके कपड़ों, नौकरी या बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से पहचानी जाती है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।